तो प्यारे बच्चों, हमारा जो पाठ चल रहा है वह है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो हमने लास्ट वीडियो में अपरूपता के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके बारे में आगे जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और उसके हम उदाहरण आदि के बारे में भी करेंगे। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। बच्चों, जो हाइड्रोकार्बन शब्द है, हाइड्रोकार्बन, आप यहाँ देख सकते हैं कि यह दो शब्दों के मेल से बना है। हाइड्रो, ये शब्द हाइड्रोजन से आया है, हाइड्रो शब्द, और साथ में क्या जुड़ा है बच्चों, प्लस कार्बन। तो इस तरह से ये दो शब्दों के मेल से बना है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो इस तरह से वो यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ये इसकी परिभाषा है। ऐसे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों, अब हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चे जिनमें एकल आबंध होता है। कार्बन व कार्बन के बीच में एकल आबंध होता है, जैसे यहाँ पे हमने एकल आबंध लगाया है, तो उनको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये इनको हम एल्केन भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एल्केन, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं बच्चों जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो द्विआबंध होता है, जैसे कार्बन द्विआबंध होता है कार्बन के बीच में, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध होता है। सहसंयोजी बंध की ये प्रकार हैं, ये एकलाबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बंध हो तो हम इसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और अगर द्वि या त्रिआबंध होता है तो उसको हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो प्रकार के हैं, एक जब उनमें द्विआबंध हो और एक जब उनमें त्रिआबंध हो। जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध होता है तो ये इनको बोलते हैं एल्कीन, और जब इनमें त्रिआबंध होता है तो इनको बोलते हैं एल्काइन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक एल्कीन और एक एल्काइन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ही प्रकार के होते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्केन। जो एल्केन है बच्चों, इनका जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+2। मान लो कार्बन की संख्या अगर n है तो हाइड्रोजन की संख्या को हम कैसे निकालेंगे, पहले से 2n करेंगे, मतलब जो कार्बन की संख्या है उसको दुगना करेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे तो एल्केन की संख्या निकल आती है। तो एल्कीन का सूत्र है CnH2n, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से पूरा दुगनी है। और एल्काइन का सूत्र होता है बच्चों CnH2n-2। क्या मतलब है, हमें पहले कार्बन की संख्या देखनी है, हाइड्रोजन की निकालने के लिए उसे दुगना करेंगे और उसमें से 2 घटा देंगे तो एल्काइन जो है उनका सूत्र बन जाएगा। तो इस प्रकार से एल्केन में हमने कार्बन की संख्या को दुगना करके 2 जोड़ना है, एल्कीन में हमें हाइड्रोजन की संख्या निकालने के लिए दुगना करना है, और एल्काइन में हाइड्रोजन की संख्या कैसे निकलेगी, कार्बन की संख्या को दुगना करेंगे और 2 घटा देंगे। तो इस प्रकार से हम तरह तरह के एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बना सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर कार्बन की संख्या के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम कार्बन की संख्या, ये टेबल आपको आनी चाहिए। कार्बन की संख्या जब 1 होती है बच्चों तो उसे मिथ कहते हैं, 2 हो तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। हमें पता होना चाहिए कि कार्बन की संख्या कितनी है तो उसे कैसे बोला जाता है। तो अगर बच्चों मैं इस सूत्र में कार्बन की संख्या 1 रखूं तो हाइड्रोजन की संख्या कैसे निकलेगी, कार्बन की संख्या का दुगना। तो अगर हम इसे दुगना करेंगे तो 1 दूनी 2 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाता है। तो इस तरह से पहला हाइड्रोकार्बन जो बनेगा CH4। ऐसे ही अगर मैं इसी सूत्र में कार्बन की संख्या 2 रखूं तो हाइड्रोजन 2n है, यानी हाइड्रोजन पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की संख्या n है तो उसको दुगना करेंगे 2n के लिए, तो 2 दूनी 4 और उसमें जमा 2 और जोड़ने पर आ जाएगा 6। इस तरह से कार्बन की संख्या अगर 3 है तो दुगना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 और जोड़ देंगे 8। ऐसे ही C4 करने पर आ जाएगा 4 दूनी 8 और 2 10। C5 है तो 5 दूनी 10 और 2 जोड़ेंगे 12। ऐसे C6 है तो दुगना करने पे 6 दूनी 12 और उसमें 2 और जोड़ देंगे 14। इस प्रकार से कार्बन की संख्या अगर हमें पता है तो हाइड्रोजन की संख्या हम निकाल सकते हैं दुगने में 2 जोड़कर। इसी प्रकार से एल्कीन में अगर हम सूत्र आए तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध होता है, इसलिए 2 कार्बन का होना जरूरी है।
तो यहाँ पर 2 कार्बन कम से कम लेने पड़ते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या दुगनी है तो 4 हो जाएगी। 3 लेंगे तो H कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 लेंगे तो 8, 5 लेंगे तो दुगना करने पे H 10 हो जाते हैं और 6 करने पे H 12। इस प्रकार से ऐसे ही अगर हम एल्काइन लेंगे तो कार्बन अगर 2 हैं तो हम पहले उन्हें H2N का मतलब से दुगना करेंगे और 2 घटा देंगे, जैसे 2 दूनी 4, लेकिन फिर 2 घटाने पर आ जाएगा 2। ऐसे ही C3 अगर ये N है तो ये 2N-2 यानी दुगना करने पे 6 और 6 में से फिर 2 घटाने पर 4। C4 करने पे 4 दूनी 8 और 2 घटाने पे 6। C5 है तो 5 दूनी 10 और 2 घटाने पे 8। C6 है तो 6 दूनी 12 होता है दुगना करने पर, लेकिन 2 घटाना भी होता है तो C6 H10। इस प्रकार से हम इनका सूत्र बना सकते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। सिलेबस में ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत भी नहीं करेंगे तो आगे हमें समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए हमें थोड़ा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पता होना चाहिए ताकि बाकी के टॉपिक हम ठीक से कर सके। इनको जो जितने भी हमने मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट ये सब नाम दिए थे, इन सबको हम एल्क बोल सकते हैं। कार्बन की संख्या को हम एल्क से दर्शा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एल्क में एन जोड़ना है। जब एक कलाबंद होता है कार्बन कार्बन के बीच में और ये सूत्र होते हैं तो उनमें नाम में एल्क के बाद एन लगाते हैं। जैसे एक कार्बन है, हम यहाँ से देखेंगे एक कार्बन के लिए मिथ लगता है, तो मिथ में जब हम एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, संधि करने पे आपको हिंदी में संधि सिखाई गई होगी तो ये बन जाएगा मिथेन। ऐसे ही बच्चों जैसे 2 कार्बन है, C2 का मतलब 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन पे आपने देखा इथ लगता है, तो इथ में एन जोड़ने पर क्या बन जाएगा, इथेन। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 कार्बन के लिए प्रोप शब्द यूज में आता है, तो 3 कार्बन यहाँ से आप देखेंगे 3 के लिए प्रोप होता है। तो अगर आप ये गिनती याद होगी तो आप फटाफट कर लेंगे। आप प्रोप यहाँ से उठाया क्योंकि 3 कार्बन से प्रोप बोलते हैं, और पीछे एन जोड़ना होता है तो ए की मात्रा यहाँ लग जाएगी प्रोपेन। 4 कार्बन के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके लिए ब्यूट कहते हैं इसको, तो ब्यूट और ब्यूटेन। ऐसे ही 5 कार्बन है पेंटेन। 6 कार्बन है, 6 के लिए हेक्स शब्द यूज में आता है और पीछे एन जोड़ने से बन जाएगा हेक्सेन। इस प्रकार से आप किताब में से आगे भी देख सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरह से करने हैं। इसी प्रकार से अगर हम इनकी संरचना बनाए या इनके अबंध दिखाए तो कैसे होगा। जैसे यहाँ पे CH4 है बच्चों, तो एक C आपको पता है कि 4 अबंध बनाता है। ये मैंने आपको पिछले से पिछले वीडियो में बताया था कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो ये 4 अबंध बनाता है और इसके पास 4 H हैं। तो हम इस तरह से इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, ये 4 अबंध इस तरह से आपको उस दिन बताया था कि ऐसे हम डंडी से लगाकर अबंध को दर्शाते हैं और इस पे 4 H हैं, तो चारों का एकल अबंध इस तरह से बन जाएगा। तो हम इस तरह से CH4 की संरचना बना सकते हैं। ऐसे ही इथेन की अगर मैं बनाऊं तो हम अलग से पेज ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह की कमी है। यहाँ पर मैं अगर आपको इथेन बनाकर दिखाऊं तो इथेन जैसे इसका सूत्र है C2H6, तो हमारे पास कितने कार्बन है बच्चों, 2। तो ये 2 कार्बन हो गए और ये दोनों में एकल अबंध है क्योंकि एल्केन में एकल अबंध होता है। और आपको जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक कार्बन 4 अबंध बनाता है, तो एक अबंध तो यहाँ पे ये बना चुका है ये कार्बन, तो कितने अबंध बचे, 3। 1 2 3, तो ये 3 अबंध बचे क्योंकि टोटल हो गए 4। अब इस प्रकार से इन सबसे एक H जुड़ जाएगा। ऐसे ही इस कार्बन का एक अबंध ये रहा और 3 बचे हुए हैं, इन तीनों पे एक H आ जाएगा। तो इस तरह से बन गया C2H, आप गिन के देखेंगे 6 हो जाएगा। ऐसे ही जब बच्चों हम प्रोपेन बनाएंगे तो प्रोपेन का सूत्र जैसे अभी आपको बताया C3H8, ये सूत्र है बच्चों। तो 3 कार्बन है, प्रोप में 3 कार्बन होते हैं तो एकल अबंध से जुड़ते हैं जैसे आपको बताया गया है। अब इस कार्बन के आपको कितने अबंध नजर आ रहे हैं पहले से बने हुए, ये इधर देखेंगे तो आपको एक अबंध नजर आ रहा है, तो टोटल 4 बनाता है, तो एक ये बन चुका, तो कितने बचे, 3। तो ये 3 डंडी लगाएंगे हम और तीनों पे एक H को जोड़ देंगे। ऐसे ही अब आप बीच वाले कार्बन को देखेंगे तो इसके दोनों तरफ एक अबंध ऑलरेडी बना पड़ा है, तो 2 ये हो गए और 4 टोटल होते हैं, तो कितने अबंध की जरूरत है, 2 की, और इन दोनों पर एक H आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका आप देख सकते हैं एक ही अबंध बनाया अभी और 3 और बनाने हैं क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं। इस प्रकार से हम चारों इस तरह से ये हमने H पूरे कर दिए। आप गिन के देखेंगे ये 8 H हैं और यही इसके सूत्र में है। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ाएं ब्यूटेन, तो ब्यूट में मैंने आपको बताया था 4 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन 10 होते हैं। हमने पीछे अभी सूत्र लिखा है इसका, तो कार्बन हमने 4 बनाने हैं और एक अल्केन है, पीछे एन की आवाज आ रही है तो सब में एकल अबंध होगा। और इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कोने वाले कार्बन का एक ही अबंध बना है, तो 3 और बाकी हैं, तो इस तरह से तीनों पे एक H आ जाएगा। इस बीच वाले कार्बन के दोनों तरफ अबंध बन चुका है, तो 2 बन गए, तो 2 बचे, इसके भी 2 बचे, और कोने वाले के कितने बचे बेटे, एक ही बना है, ये अबंध एक ही बना हुआ है, तो 3 बाकी है, तो ये तीनों बन जाएंगे, H से जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से ये ब्यूटेन है। तो ऐसे ही मैं एक और बता देती हूँ, पेंटेन। मैंने 5 कार्बन होते हैं बच्चों, तो 5 मैंने यहाँ पे बना दिए
एक कला बंध से जुड़ गए। और सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोने वाले जो है वो 3-3 एच से जुड़ते हैं, क्योंकि 4 बंध बनाने होते हैं और एक ये पहले से बना होता है इनका। लेकिन जो बीच वाले हैं उनके 2-2 बने हुए हैं, क्योंकि दोनों तरफ एक एक है, तो 2 बचे तो दोनों तरफ एक एक एच आ जाएगा। इस प्रकार से हम इनके एच पूरे करेंगे। और तो आप गिन के जब देखेंगे तो जो इनके सूत्र में है हाइड्रोजन उतने ही बैठेंगे ये टोटल मिला के। तो इस तरह से हम इनको कर लेंगे बच्चों। इस तरह से ये एल्केन के बारे में मैंने आपको बता दिया, इनकी संरचना भी मैंने आपको अलग से पेज पर दर्शा दी, इनका नाम भी आपको पता लग गया, सूत्र कैसे निकाला ये भी आपको पता लग गया। एल्कीन और एल्काइन के बारे में हम इतना ही करेंगे, आगे डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में कोरोना की वजह से सिलेबस कट गया है, तो उसमें हमें ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना है। तो इस तरह से आप यहाँ से हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, इसके प्रकार और एल्केन के बारे में मैंने जैसे आपको समझाया कि इसमें एक कला बंध होता है और उनका सूत्र CnH2n+2 है, ये कर लेंगे। मैंने ये टेबल बनाई है एल्केन के बारे में, ये भी आप कर लेंगे। और जो इनकी संरचना यहाँ पर आपको नजर आ रही है वो मैंने अलग से पेज पर जैसे भी आपको सिखाई है वहां से नोट कर लेंगे, क्योंकि वहां पर वो खुली खुली बनी हुई है और साफ समझ भी आ रही है। अब बच्चों हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने करना है कि कार्बन के कौन से 2 गुणधर्म हैं जिनके कारण हमारे चारों तरफ कार्बन के यौगिकों की विशाल संख्या पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि हमारे चारों तरफ कार्बन के यौगिकों की विशाल संख्या पाई जाती है। मतलब हमारे चारों तरफ जितने भी तू हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, हम सब के अंदर कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, इन सब में कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन के यौगिकों की इतनी विशाल संख्या क्यों है, ये कार्बन इतने ज्यादा अधिक यौगिक क्यों बनाता है, तो उसमें ऐसा कौन सा गुण है, ये प्रश्न है। तो बच्चों कार्बन के अंदर 2 विशेष गुण पाए जाते हैं। पहला गुण तो होता है बच्चों श्रृंखलन, और दूसरा होता है चतुः संयोजकता। इनके बारे में चतुः संयोजकता के बारे में मैंने पहले भी बताया था, पर इस प्रश्न के संदर्भ में हम इसे एक बार फिर से करेंगे। तो क्या होता है वास्तव में बच्चों कि जो कार्बन है इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि श्रृंखलन क्या होता है। आपने श्रृंखला शब्द हिंदी में सुना होगा बच्चों, श्रृंखला से ही बना है श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब चेन, इसको इंग्लिश में कैटिनेशन भी बोलते हैं बच्चों। क्या होता है कि कार्बन में ये गुण पाया जाता है कि कार्बन के जो परमाणु हैं वो आपस में मिलके लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकते हैं, तरह तरह के यौगिक बना सकते हैं, अलग अलग आबंध बना के ये लंबी चेन भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो है अपनी शाखाएं बना सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरह से ये चाहे तो गोल आकृति इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से कार्बन जो है एकल आबंध, द्वितीय आबंध, तृतीय आबंध, तरह तरह के आबंध द्वारा और तरह तरह के अलग परमाणुओं से जुड़ के बहुत तरह के यौगिकों का निर्माण करते हैं, और इस वजह से कार्बन इतने अधिक यौगिक बना पाता है। तो हम देख सकते हैं कि श्रृंखलन क्या होता है, कार्बन के ही अन्य अणुओं के साथ जुड़ने का विशेष गुण पाया जाता है कि कार्बन में यह गुण पाया जाता है कि वह दूसरे कार्बन के साथ तरह तरह से जुड़ सकता है, जैसे यहाँ पे भी दर्शाया गया है, और इसे ही श्रृंखलन कहते हैं, जिस कारण कार्बन के परमाणुओं की लंबी लंबी श्रृंखलाएं बन सकती हैं। बिल्कुल जैसे कार्बन जुड़ के एक यौगिक बना सकते हैं, 4 कार्बन जुड़ेंगे तो दूसरा यौगिक बनेगा, 5 कार्बन जुड़ेंगे तो अलग यौगिक बनेगा। तो इस तरह से हजारों कार्बन भी आपस में जुड़कर तरह तरह के यौगिक बना सकते हैं, और वह विभिन्न तरीकों से जुड़कर यौगिकों की विशाल संख्या बनाता है। तो ये यहाँ पे मैंने दर्शाया भी है। तो इस प्रकार से इसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण पाया जाता है वो है श्रृंखलन। दूसरा गुण जो बच्चों कार्बन में पाया जाता है वह है चतुः संयोजकता। तो बच्चों आपको पता है चतुः संयोजकता, चतुः का मतलब 4, जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मैंने समझाया भी था। तो कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण यह 4 सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो इस तरह से कार्बन अलग अलग परमाणुओं के साथ या अलग अलग दूसरे कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ जुड़कर तरह तरह के यौगिक बना पाता है, और इसी वजह से इसमें यौगिकों की इतनी अधिक संख्या पाई जाती है। दूसरे परमाणुओं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन आदि के साथ जुड़कर भी बहुत से यौगिक बनाता है। तो बच्चों इस तरह से दूसरे परमाणुओं के साथ भी जुड़ता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कार्बन के यौगिकों की विशाल जो है संख्या पाई जाती है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये है कि संरचनात्मक समावयव किसे कहते हैं, उदाहरण दो। तो बच्चों आपको मैं बताऊं कि संरचनात्मक समावयव क्या होते हैं। जैसे कार्बन मैंने अभी आपको बताया कि तरह तरह की यौगिक बनाता है, तो मैं पहले इसकी परिभाषा समझाने से पहले आपको उदाहरण दूंगी, तो उदाहरण देखकर आपको परिभाषा खुद ही समझ में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको ब्यूटेन के संरचनात्मक समावयव बनाकर दिखा रही हूँ, और जिससे आपको इसकी परिभाषा भी समझ में आ जाएगी। ब्यूटेन अभी मैंने आपको पीछे बताया कि इसका सूत्र होता है C4H10। तो बच्चों जैसे 4 कार्बन है, एकल आबंध से जुड़ते हैं एल्केन में, तो इस तरह से 4 कार्बन है हमारे पास, और हाइड्रोजन 10।
तो ये आपने देखा कि कार्बन आपस में मिलकर एक लंबी श्रृंखला बना रहे हैं। जैसे मोती अगर धागे में डालते जाए सीधी लंबी एक माला बना ले, तो इस तरह से यहाँ पर एक लंबी चेन बना रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि 3 कार्बन ऐसे लंबी चेन में जुड़ जाए और एक कार्बन इस तरह से इससे जुड़ जाए। तो इस तरह से कार्बन जो है वो अन्य कार्बन के साथ जुड़ के लंबी श्रृंखला भी बना सकते हैं। हो सकता है वो इस तरह से शाखाओं में भी बट जाए। तो इस तरह से जब अगर हम इसको भी अगर इसके हाइड्रोजन पूरे करें, तो ये कोने पे कार्बन है, इसके एक अबंध बन चुका, तो हम 3 और बनाएंगे। ऐसे इसके आप देख सकते हो 3 अबंध बन चुके, तो 1 H लगेगा। इसमें एक अबंध है तो बच गए 3। इसमें भी आपको एक अबंध नजर आ रहा होगा ऊपर, तो आपको पता है कि 4 अबंध बनते हैं तो 3 H लग जाएंगे। तो बच्चे अगर हम सारे H गिने तो 10 H बनते हैं। तो इसका सूत्र भी C4H10 है और ऊपर वाले का सूत्र भी C4H10 है। इसका मतलब दोनों यौगिकों का सूत्र तो एक समान था रासायनिक, लेकिन उनकी संरचना अलग अलग है। क्योंकि इसकी संरचना देखोगे सीधी चेन है और इसकी संरचना देखोगे तो इसमें से एक शाखा निकली हुई है। तो इस तरह से ऐसे यौगिक जिनका रासायनिक सूत्र तो एक समान हो, लेकिन उनकी संरचना अलग है, और संरचना अलग होने की वजह से उनके गुण भी बदल जाते हैं बच्चों। तो ऐसे यौगिकों के समूह को बोलते हैं संरचनात्मक समावयव। तो यहां से आप ये देख लीजिए संरचनात्मक समावयव की परिभाषा। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, जैसे आप देखा, जैसे पीछे उदाहरण C4H10 था, ब्यूटेन के समावयव में हमने बनाए, लेकिन उनकी संरचना कैसी थी, अलग अलग थी। क्योंकि एक में हमने सीधी चेन बनाई थी, एक में हमने उसकी शाखा निकाल दी थी। संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। पेंटेन के संरचनात्मक समावयव ये भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेंटेन के संरचनात्मक समावयव, और कई बार ये एग्जाम्स में भी आते हैं। तो बच्चों जो पेंटेन का सूत्र होता है वो होता है C5H12 C5H12। तो 5 कार्बन है हमारे पास। तो यहाँ पर पहला जो हम संरचनात्मक समावयव बना रहे हैं, इसमें पांचों कार्बन एक लंबी श्रृंखला बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से लंबी चेन, जैसे मोती सीधे सीधे अगर एक धागे में डालते जाएंगे तो एक लंबी सीधी चेन बना देंगे। तो इस तरह से ये 5 कार्बन एक सीध में है और बिल्कुल साधारण श्रृंखला बना रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर जैसे अगर मैं कोने वाला कार्बन देख रही हूँ, तो आप देखेंगे कि इसने एक ही अबंध बनाया है। यहाँ मैंने गिनती भी लिख दी है 1, और आपको पता है क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 है तो ये 4 अबंध बना सकता है। तो अभी 1 बन चुका, तो 3 अभी अबंध बाकी है, तो यह 3 अबंध और बनाएगा इस तरह से। ऐसे ही जो ये बीच वाला कार्बन है बच्चों, आप देख सकते हैं दोनों तरफ इसका एक अबंध है, तो 2 इसके बन चुके हैं, तो टोटल 4 है। तो ऊपर और नीचे एक और बना सकता है, तो अब इसके चारों तरफ एक अबंध है। ऐसे ही ये कार्बन भी आप देखेंगे दोनों तरफ एक अबंध है, 2 बन चुके, तो 3 4। इसी प्रकार से ये जो बीच में है इसके भी दोनों तरफ बन चुके, 2 3 4। और कोने वाले के कितना बना है बच्चों, 1 ही बना है, 2 3 4। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम हाइड्रोजन लिखेंगे, क्योंकि ये अबंध किसके साथ बना रहा है, H12 का मतलब 12 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिख देंगे जहाँ पे हमने अबंध बनाए हैं। तो इस प्रकार से ये पेंटेन का पहला संरचनात्मक समावयव है, जिसमें कि कार्बन आपस में जुड़ के एक सीधी श्रृंखला बना रहे हैं। तो जब कार्बन आपस में मिलकर एक सीधी चेन बनाते हैं तो इसके नाम के आगे N लग जाता है, यानी इस संरचनात्मक समावयव का क्या नाम होगा, N पेंटेन। क्या नाम है बच्चों इसका नाम, N पेंटेन। अब बच्चों मैं इसका दूसरा संरचनात्मक समावयव बना रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पर 4 कार्बन जो है वो तो सीधी चेन बना रहे हैं इस तरह से जैसे पहले बनाई हुई थी, लेकिन एक कार्बन जो यहाँ पर है वो साइड में आ गया है, उसने शाखा बना ली है। आप देखेंगे ये कार्बन आगे जाएंगे, H निकलती है तो इसमें नाम के आगे आइसो आ जाता है, तो इसका नाम बन जाएगा आइसोपेंटेन। जब एक शाखा निकली तो उसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। ऐसे ही हम इसके भी हाइड्रोजन पूरे कर सकते हैं। बंद बनाएंगे हम। कोने वाला कार्बन तो 3 की कमी थी, इसमें आप देख सकते हैं ये कार्बन के आपको 3 अबंध नजर आ रहे होंगे, तो एक और बन जाएगा चौथा। इसमें 2 बने हुए हैं, 3 4 हो गए पूरे। इस कार्बन का एक ही अबंध बना हुआ था, 2 3 4। इस तरह से 4 अबंध सबके बन गए हैं। तो ये वाला जो कार्बन नीचे है बच्चों ये भी 4 ही अबंध बनाएगा। तो इस तरह से अगर हम इन्हें गिनेंगे तो ये भी 12 हाइड्रोजन बन जाते हैं, यानी सूत्र सबका सेम था C5H12। लेकिन यहाँ पर ये लंबी चेन एक ही बना रहे हैं, इसमें ये एक शाखा बन गई है इसकी साइड में। ऐसे ही हम तीसरा जो इसका संरचनात्मक समावयव है वो बना रहे हैं। ये जो बेटे जो तीसरा संरचनात्मक समावयव है इसमें 3 कार्बन जो है वो तो सीधी चेन बना रहे हैं, लेकिन बीच वाले कार्बन में से 2 शाखाएं निकल रही हैं। जैसे यहाँ पर एक शाखा निकल रही थी, ऐसे यहाँ पर 2 शाखाएं निकल रही हैं दोनों तरफ एक एक। तो अब यहाँ पर बच्चों ये कार्बन जो है इसका आपको एक अबंध नजर आ रहा है, तो 3 अबंध बाकी हैं,
तो हो गए इसके 4 पूरे। इस कार्बन से भी एक ही अबंध बना हुआ था, तो ये 4 हो गए। इसमें भी एक ही बना हुआ था, 2 3 4, और ऐसे इसका भी एक बना हुआ है, 2 3 4। इस तरह से सबके 4 अबंध हो गए बच्चों। तो और ये कार्बन सारे के सारे ये जो अबंध बना रहे हैं, ये किसके साथ बना रहे हैं? H के साथ। तो जब आप इन्हें गिनेंगे तो ये भी सूत्र वही है, C5H12। अब बच्चों यहाँ पर क्योंकि कार्बन जो है इसमें से 2 शाखाएं निकल रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। तो इस तरह से जब सीधी चेन थी एनपेंटेन, जब एक शाखा निकली आइसोपेंटेन, जब 2 शाखाएं निकली नियोपेंटेन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये पेंटेन के संरचनात्मक समावयव हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। ये एक लेक्चर और है, उसके बाद ये लेसन खत्म हो जाएगा। तो एक वीडियो और आएगी, उसके बाद ये लेसन हम खत्म कर देंगे। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। आप इस सारा जो भी मैंने करवाया है आज, उसे अपनी नोटबुक में लिख लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। धन्यवाद।